एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस, ये जो टॉपिक है आपका, यही सबसे पहले चलेगा। ठीक, अच्छा, तो हम लोग अब आते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो जो एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस चलेगा, यही एक्सरसाइज 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला एक्सरसाइज है आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को पढ़ने से पहले ग्रामर का जो बेस कॉन्सेप्ट है हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, कुछ जो इसमें चलेगा वही मेन है, क्योंकि एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस में क्लाज और फ्रेजेस का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। तो पहले बताता हूं व्हाट इज फ्रेज। फ्रेज क्या है आपका, फ्रेज क्या है। ठीक, तो फ्रेज ध्यान रखिएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। तो अब उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज, है ना। एक तो ये होता है, एक ध्यान रखिएगा कि अगर वर्ड फ्रेज की बात करेंगे, वर्ड, तो जैसे जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे उनमें क्या होगा कि जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच उतने आपके फ्रेज होंगे। जैसे सिस्टर है तो सिस्टर क्या है, एक वर्ड है, मतलब एक इंडिविजुअल बॉडी है सिस्टर। मान लीजिए नाम उसका है रीता, मेरी बहन का नाम क्या है रीता, वो क्या है, उसको मैंने क्या कहा, सिस्टर, है ना, सिस्टर। तो अब हमने कहा कि सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ हाइफन से जोड़ दिया गया, तो ये क्या हुआ, ये भी तो शब्द समूह है ना, लेकिन क्या है, ये इंडिविजुअल बॉडी की बात कर रहा है। एवरी बॉडी ऑफ अस, ईच ऑफ अस, ये भी तो फ्रेज के कॉन्सेप्ट में आ रहा है ना ये। तो ये क्या है, ये प्रोनाउन फ्रेज हुआ। आप प्रीपोजिशन फ्रेज पढ़ते हैं, इन स्पाइट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, तो ये सब क्या है, फ्रेज है। लेकिन अगर शब्द वर्ड्स शब्दों के समूह की बात करेंगे तो ये सिर्फ 3 फ्रेज बनते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। क्या बनते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ध्यान रखिएगा हम प्रीपोजिशन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां देखते हैं हम लोग, देखिए जैसे मैंने यहां लिख दिया एक वर्ड कि इन द रूम, चलिए ये प्रीपोजिशन है, अभी प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट उठा लेता हूं, फिर बाद में देखता हूं। ये क्या है आपका, ये रूम हुआ। लेकिन अगर हम कहें कि रूम इन द, तो ये भी तो शब्दों का समूह हुआ ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी हुआ नहीं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, लेकिन एक ऑर्डर वे में, एक सही क्रम में, एक राइट ऑर्डर में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इन द रूम अगर मैंने कहा कि बेटा कैसा फ्रेज बना, तो ध्यान रखिएगा मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन, यहां प्रोनाउन भी आ सकता है। जैसे बिहाइंड मी, बिहाइंड मी, तो मी क्या है, ये आपका प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये क्या है आपका प्रीपोजिशन है, बिहाइंड। ठीक, तो अब ये भी तो फ्रेज बनेगा ना। तो अभी हम प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आता है तो ये 3 फ्रेज बनेंगे आपके। नाउन फ्रेज भी बन सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज भी बन सकते हैं और एडवर्ब फ्रेज बन सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये कैसा फ्रेज है, तो आप यहां कहेंगे कि दिस इज प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब इसे डिसाइड नहीं कर सकते, इसे डिसाइड कब करेंगे, जब सेंटेंस में इनका उपयोग होगा, सेंटेंस में इनके प्लेस को देख करके इनके फंक्शन को आप बताएंगे कि ये कैसा फंक्शन कर रहा है। जब तक पूरा सेंटेंस नहीं लिखा रहेगा तब तक आप कोई डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा प्लेइंग क्रिकेट या प्लेइंग कह दिया सिर्फ, तो प्लेइंग ये जिरंड है कि पार्टिसिपल है, ये तो सेंटेंस में आने पे हम डिसाइड करेंगे ना कि ये क्या है। जैसे इन्फिनिटिव हुआ, जैसे मैंने क्या कह दिया कि टू प्ले, तो टू प्ले क्या है, ये एडजेक्टिव बन रहा है कि एडवर्ब बन रहा है कि नाउन है, वो तो फंक्शन सेंटेंस में देखने के बाद हमको डिसाइड करना पड़ेगा ना। जैसे टू प्ले इज माई हॉबी, प्लेइंग इज माई हॉबी। ठीक, तो यहां देखिए सेंटेंस यहां है इन द रूम, इन द रूम, यहां भी क्या लिखा है, इन द रूम, और यहां भी क्या लिखा है,
इन द रूम। तो अब यहां इन द रूम क्या है आपका, नाउन फ्रेज है। क्या है आपका, नाउन फ्रेज। किस रूप में, एज सब्जेक्ट। लोग कहते हैं कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन कभी भी फ्रेज बन जाएगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट बन सकता है, लोग बता देंगे ऑब्जेक्ट में नहीं। यहां देखिए फ्रेज क्या बना है, ये आपका इन द रूम, ये क्या है आपका, देखिए इज द प्लेस, इज का सब्जेक्ट क्या है, इन द रूम। इन द रूम इज द प्लेस, कमरे में वह स्थान है जहां हम सोते हैं। मतलब कमरा ही वह स्थान है, होता है, कमरा ही वह स्थान होता है, ठीक है, जहां हम सोते हैं। तो इन द रूम इज द प्लेस, ठीक है ना, जहां हम सोते हैं। तो कमरे में ही वह स्थान होता है जहां हम सोते हैं। तो ये क्या है आपका, नाउन फ्रेज एज ए सब्जेक्ट। जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे एक्सरसाइज, वैसे बताते चलेंगे। अब देखिए, द बॉयज इन द रूम आर माई फ्रेंड्स। अब अगर इन द रूम अगर हम हटा दें तो द बॉयज आर माई फ्रेंड्स, लड़के मेरे मित्र हैं। अब ये बताइए कि इन द रूम किसको क्वालिफाई किया, इसे बॉयज को क्वालिफाई किया। तो बॉयज क्या है, नाउन है। नाउन की विशेषता जो बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। जब इसी फ्रेज को हम क्लास में बदलना चाहेंगे तो देखिए ऐसे ही तो बदलेंगे ना, क्या, दी बॉयज हु आर इन द रूम आर माई फ्रेंड्स। अब देखिए, दी बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज इन द रूम, लड़के कमरे में शोर मचा रहे हैं। शोर मचा रहे हैं, कहां मचा रहे हैं, कमरे में। तो ये क्या है आपका, एडवर्ब फ्रेज है। ये आपका एडवर्ब फ्रेज है। ये क्या है आपका, एडजेक्टिव फ्रेज है। और ये क्या है आपका, नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट है। ठीक, अब हमने कहा एक सेंटेंस और देख लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे कहा आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। और आई नो अबाउट हिम, किसी भी स्टेट के हों। अब तो रेन एंड मार्टिन हर स्टेट में चलता है, यहां तक कि पाकिस्तान में भी चलता है, ठीक ना, वो तो हर जगह क्योंकि इंटरनेशनल बुक है। तो अब यहां देखिए, तो आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। तो जब भी फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चन करेंगे तो आपको हर चीज मिलेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सजीव क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। नहीं भाई, ध्यान रखिएगा, अगर वर्ब के बाद सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है तो चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहा जाता है। डायट्रांसिटिव वर्ब वह होता है जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो जब दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो जो हुम से आप क्वेश्चन करेंगे तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। अब व्हाट से जो गेन होगा वो क्या होगा आपका, जो हुम से होगा वो इनडायरेक्ट होगा। और व्हाट से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे आई गेव हिम अ पेन, वो तो खैर हम फंडामेंटल में पूरा एक एक करके बताते हैं, लेकिन हम आते हैं मुद्दे पे यहाँ। तो आई नो हिम, मैं किसे जानता हूं, यहाँ क्या करेंगे, हुम से क्वेश्चन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब देखिए ऐसा कौन सा WH क्वेश्चन वर्ड आप यहाँ यूज करेंगे कि क्या मिल जाए, मैं उसके बारे में जानता हूं। तो आप यहाँ कहेंगे मैं क्या जानता हूं, है ना, मैं क्या जानता हूं। तो ये क्या है, अबाउट प्रीपोजिशन है, हिम क्या है आपका प्रोनाउन है। ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, ये आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये भी हैं, लेकिन ये व्हाट से प्राप्त होगा। ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट इसको कहा जाएगा। लेकिन इसे अगर पूछा जाए तो ये भी जैसे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये भी है, ये दोनों मिलकर के बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यहाँ तो प्रीपोजिशनल प्लस नाउन या प्रोनाउन क्या बनता है, फ्रेज। तो ये नाउन फ्रेज है, ये क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है बना, नाउन फ्रेज एज अ ऑब्जेक्ट बना। मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं, उसके बारे में जानता हूं। मैं उसे जानता हूं मतलब पर्सनल, मैं उसे जानता हूं। उसके बारे में जानता हूं मतलब उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके आचार व्यवहार, इस सब के बारे में जानता हूं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अंतर होता है। अब देखिए ये हो गया। अब यहां मैंने वर्ड लिखा प्लेइंग क्रिकेट, है ना। अब यहां देखिए प्लेइंग क्रिकेट क्या क्या बन सकता है। हमने लिखा, ये इसलिए पहले लिख दिया हूं समय की बचत हो। प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी।
क्रिकेट खेलना मेरा क्या है, हॉबी है। तो अब देखिए यहां प्लेइंग को हटाएंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्रिकेट इज माई हॉबी। ठीक, अब यहां क्या है आपका, प्लेइंग, यहां क्रिकेट हटा दिए, प्लेइंग इज माई हॉबी, खेलना मेरा क्या है, शौक है। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। तो ये क्या बना आपका, वर्बल नाउन बना। इसीलिए जितने भी नॉन फनेट वर्ब जब बनते हैं, नॉन फनेट हैं, इनको क्या कहा जाता है, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नाउन तो बन गया, इसका सब्जेक्ट बन गया, लेकिन वर्ब की क्वालिटी को अपने साथ लेता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट है ना, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, है ना, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो क्रिकेट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन लिया, वर्ब लेता है ना। तो वैसे ये भले नाउन बना, लेकिन अपने वर्ब की क्वालिटी को ये अपने साथ लिया है, क्रिकेट, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जीरंड का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये नॉन फनेट वर्ब जो जीरंड बना है, नो डाउट 100% सही है, लेकिन जब ये नाउन बना था उससे पहले ये ऑब्जेक्ट इसके साथ फिक्स है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका जीरंड। ये मत कहिएगा कि ये भी नाउन बन गया तो नाउन की कैसे विशेषता बताएगा, नहीं, ये कहिएगा कि नाउन जब ये बना था उससे पहले ये वर्ड इससे जुड़ा हुआ था, नाउन तो बाद में मैंने बनाया, ठीक है ना। तो प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में यहां कि आई सा हिम प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां मैंने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा। अब ये जीरंड है कि पार्टिसिपल है, तो ये क्या है, पार्टिसिपल है। ठीक, तो सेम वर्ड होता है लेकिन उसके सेंटेंस में उसके फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, सिटिंग इन द रूम, है ना, सिटिंग इन द रूम। तो अब ये भी क्या है, अब ये कहें कि ये क्या है, तो अब ये नहीं कह सकते आप। अब इससे जीरंड भी बना सकते हो, इसे आप पार्टिसिपल भी बना सकते हो। जैसे कमरे में बैठना हमें संतुष्टि प्रदान करता है, तो सिटिंग इन द रूम गिव्स अस प्लीजर। आई सा हिम सिटिंग इन द रूम, मैंने उसे कमरे में बैठे हुए देखा। वॉचिंग मूवी आया, वॉचिंग मूवी, इससे भी जीरंड बना सकते हैं, आप पार्टिसिपल भी बना सकते हैं। तो सेंटेंस में फंक्शन के अकॉर्डिंग आप इनको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये आपके क्या बन रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहीं से अब रेन एंड मार्टिन का जो एनालिसिस ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो मैं फिर से बता देता हूं कि पढ़ने को हम 2 महीने भी पढ़ सकते हैं, लाइव क्लास लेकर के पढ़ सकते हैं जैसे भागते हुए, लेकिन उसके पढ़ने न पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। इसको अगर सही तरीके से पढ़ा दे तो इंडिया में इससे बढ़िया ग्रामर की किताब कोई नहीं है, रेन मार्टिन की। भले ही इसमें लोग कहते हैं कि अरे हाई स्कूल की किताब है, कितने एक्सरसाइज करके दिखा सकते हैं, उसके ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस को कौन बता दीजिएगा, ठीक है ना। इंटरमीडिएट में पढ़ाने वाले टीचर भी इसको नहीं करवाते हैं, भले हाई स्कूल लिखा है, स्टैंडर्ड इसका बहुत ही हाई है। इसको कॉम्प्रिहेंसिव और फंक्शनल तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम आपको 8-9 महीने लगेगा। एक एक वर्ड की टर्मिनोलॉजी को अगर तोड़ते हुए पढ़ेंगे तो वास्तव में 1 घंटे डेली अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 6-7 महीना लग जाता है। तो इसीलिए मैंने कल ध्यान रखिएगा, जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही रेन एंड मार्टिन को पढ़ सकते हैं। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, फंडामेंटल नहीं क्लियर, तो आप रेन मार्टिन से दूर रहिए। रेन मार्टिन आप बीच में जाके फंसेंगे आप, जब उसमें क्लाज और फ्रेज आएगा। अब क्लाज की रही बात, थोड़ा सा बता दें आपको कि क्लाज क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, हर एक सेंटेंस क्लाज होता है लेकिन हर एक क्लाज सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे ही टोल्ड मी ए स्टोरी, है ना, यहां मैं लिखा ही told me that Mohan had done his work। यहां फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक। इसी पे आ जाते हैं। तो अब देखो ये क्या है, ये सेंटेंस है ना, ये क्या है, सेंटेंस है।
यहां में लिखा ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद, ये क्या है? सेंटेंस है। लेकिन यहां देखिए ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, क्या इसे आप सेंटेंस कहेंगे? या मोहन हैड डन हिज वर्क, क्या इसे आप सेंटेंस कहेंगे? नहीं। सेंटेंस कहां से कहां तक है? यहां से लेके यहां तक, और जब फुल स्टॉप पड़ा तो ये सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस में अ क्लॉज की परिभाषा क्या होती है? तो क्लॉज दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट, ए वर्ब, फाइनाइट नहीं, दैट क्लॉज दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब नहीं बोल रहा है, क्या बोला है? ए सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। अब क्लॉज को सेंटेंस नहीं कहा जा, हर एक क्लॉज को सेंटेंस नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हर एक सेंटेंस को क्लॉज कहा जा सकता है। ये क्लॉज है, जब फुल स्टॉप लग गया तो ये क्या हो गया? ये सेंटेंस हो गया। तो इसे, इस सेंटेंस को क्या नाम दिया जाएगा? सिंपल सेंटेंस नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? सिंपल सेंटेंस नाम दिया जाएगा। ठीक, वही चीज यहां भी है, ही टोल्ड मी, लेकिन क्या इतने को हम सेंटेंस कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। और इसमें देखिए सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब आया, मेन वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आया। ठीक, ये तभी इसे सेंटेंस नहीं कहा गया। ये क्या कहा जाएगा? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाएगा। ये दैट से जुड़ा, कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब फुल स्टॉप लग गया तो यहां तक के बाद हम पूछेंगे कौन सा सेंटेंस है, तो आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है ना? अब एक सेंटेंस और देखता हूं, जैसे मैंने कहा कि आई सा हिम प्ले क्रिकेट, मैंने उसे क्रिकेट खेलते देखा। आई सा हिम प्लेइंग क्रिकेट भी होता है। प्ले क्रिकेट और प्लेइंग क्रिकेट दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि मैंने उसे क्रिकेट खेलते देखा, मतलब जब तक खेला तब तक मैंने उसे देखा। और लेकिन अगर मैंने कहा आई सा हिम प्लेइंग क्रिकेट, मैंने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा, इसका मतलब वो खेल रहा था, मैं जा रहा था, मैंने देखा कि हाँ वो खेल रहा है। कब से खेल रहा था, कब तक खेला, मैंने नहीं देखा। एक शॉर्ट मोमेंट एक्शन की बात करता है कौन? वर्ब आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या करता है? ये होल एक्शन की बात करता है। तो अब देखिए, अगर देखा जाए तो यहां कितने क्लॉज हैं? तो यहां 2 क्लॉज हैं। क्यों? क्योंकि क्लॉज की परिभाषा ये कहती है, आप देखेंगे कोई भी एथेंटिक, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लॉन्गमैन की किताब आप देखेंगे तो उसमें है कि क्लॉज की डेफिनेशन जो होती है कि अ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, कतई नहीं लिखा है कि फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब, बस सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। या देखिए यहां सब्जेक्ट है, यहां वर्ब है, लेकिन इसे सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्लॉज कहा जाएगा। उसी प्रकार ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है? एक क्लॉज है। अब क्या है? ये जो प्ले है, इसका डूअर कौन है? इसका कर्ता कौन है? तो इसका कर्ता कौन है? हिम है ना। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये भी क्लॉज हुआ, लेकिन कैसा क्लॉज है? ये नॉन फाइनाइट क्लॉज है। ये क्या है? ये फाइनाइट क्लॉज है। तो मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होता है और फुल स्टॉप लगता है तो वो क्या होता है? वो सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। ठीक, उसी प्रकार इसमें कितने फाइनाइट वर्ब हैं? तो इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये नॉन फाइनाइट क्लॉज बनेगा, क्लॉज बनेगा, सेंटेंस नहीं। नॉन फाइनाइट सेंटेंस नहीं बनेगा, नॉन फाइनाइट क्लॉज बनेगा। और जब अगर सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस कैसा है? सिंपल सेंटेंस। क्यों? क्योंकि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो ये क्या है आपका? ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का अपना ये वर्ब। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। तो फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस यही होता है कि फ्रेज जो होता है बेटा वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और वो एक सेंस देता है, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, एक सेंस देता है। जैसे मैंने कहा इन द रूम, सिटिंग ऑन इन द चेयर, ठीक, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, तो एक सेंस दे रहा है लेकिन सेंटेंस नहीं बना रहा है। तो फ्रेज क्या होता है? खंड होता है,
वाक्य का एक अंश होता है, वाक्य का एक टुकड़ा होता है। तो रेन एंड मार्टिन चलिए ठीक है, आप लोगों को बराबर मिलता जाएगा, लेकिन हाँ प्ले स्टोर पे आप जाकर के वहां परचेज करेंगे तभी जाकर के वो सारे आपको वीडियोस खुलेंगे, अदरवाइज नहीं खुलेंगे। तो जिनको जिनको परचेज करना है वो परचेज कर लें, ठीक है ना। तो आप चाहे उसको एक दिन में देख लीजिएगा, चाहे 10 दिन में देख लीजिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है, समझे ना। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर के नाम पे है, ठीक है ना, और नीले कलर का लोगो है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी किसी कोई प्रकार की दिक्कत होती है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9580150999, ये व्हाट्सएप नंबर है। कॉलिंग नंबर है मेरा 9140685398, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, समझे ना। तो चलिए ठीक है।